मुझे पता है ये वीडियो आने में थोड़ा देर हो गया, लेकिन मुझे 12 चैप्टर का स्क्रिप्ट लिखने में ही 2 से 3 दिन लग जाता है, इसलिए वीडियो लेट आया है। इसके लिए सॉरी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही इस सीरीज को कंटिन्यू करता रहूंगा। अगली पार्ट को तो आप सभी ने देख लिया होगा, नहीं देखा तो अगला पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देख लेना। तो इस पार्ट के शुरू में नामगोंग डंजन में आगे जाते हुए पीछे 2 नमूनों को कहता है, इस डंजन के अंदर हमें न सिर्फ गूल किंग से निपटना है और उसके साथ हमें 4 और एलीट ज़ॉम्बी से भी निपटना है। उन 4 ज़ॉम्बी को हराने के बिना हम गूल किंग के पास पहुंच नहीं सकते। जो सुन के पीछे से सोमिन कुछ सोचते हुए कहती है, वो सभी एलीट ज़ॉम्बी हैं, तो इस तरह एक हिट से उन सभी को मार नहीं सकते। तभी साइड से जॉन उसे कहता है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो एलीट ज़ॉम्बी को हम बड़ी आसानी से मार सकते हैं। लेकिन नामगोंग उसकी बात को काटते हुए कहता है, गूल किंग के ऊपर हमारे अटैक काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो एंडलेस बार रिवाइव हो सकता है। अगर हम अपनी पूरी कोशिश ना करें तो हम कुछ भी कर लें, गूल किंग को एक स्क्रैच भी नहीं दे पाएंगे। फिर सोमिन पीछे से उसे कहती है, डैड, आप याक्षा से इसके लिए कुछ भी आइटम को बाय नहीं किए। आपने पहले हमसे कहा था कि आप डंजन के अंदर उस आइटम को यूज करेंगे। जो सुन के नामगोंग एक पेंडेंट टाइप आइटम निकाल के कहता है, इस पेंडेंट के मदद से हम ज़ॉम्बी के रिजेनरेशन को धीमा कर सकते हैं। इसके बाद हम उस पेंडेंट का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। आइटम नेम, पैलेडिन राउल्स पेंडेंट। इसका ग्रेड है रेयर। ये आइटम किसी चीज को प्यूरिफाई करने में काम आता है। फिर नामगोंग उन दोनों को कहता है, ये तो ठीक है, लेकिन 4 एलीट ज़ॉम्बी को एक साथ रोक कर रखना एक सिरदर्दी वाला काम है। लेकिन वो आखिर में मन में कहता है, लेकिन इसके लिए मेरे पास एक अलग प्लान है। और हम दूसरी तरफ सिंचन में आर्मी ऑफिसर को मॉन्स्टर की वेव को रोकने के लिए लगातार फायरिंग करते हुए देखते हैं। एक सोल्जर फोन में किसी को चिल्ला के कहता है, हमारे फॉर्मेशन में सेकंड लाइन फॉर्मेशन लगभग टूटने वाला है, जितनी जल्दी हो एयरफोर्स से हमें सपोर्ट भेजो। और उसको फोन से कोई कहता है, वहाँ कोई सर्वाइवर क्या फंसा हुआ है। जो सुन के वो सोल्जर फोन में कहता है, हमने ऑलरेडी डिटेक्शन के मदद से चेक कर लिया है, यहाँ कोई भी सिविलियंस अभी मौजूद नहीं है। तभी एक सोल्जर के ऊपर गॉब्लिन अटैक करता है, और वो सोल्जर, इसका नाम पहले बता देता हूँ, इसका नाम है कंग होजुन। हम इसे शॉर्ट में कांग कहेंगे। और कांग उस फोन वाले बंदे को कहता है, लगभग यहाँ पूरे कंट्री के लोग जितना गॉब्लिन मॉन्स्टर है, हम अभी इन सभी के ऊपर एयरफोर्स से अटैक नहीं किए तो जल्दी ये सिटी मिट्टी में मिल जाएगा। आप समझ क्यों नहीं रहे हो, यहाँ एक हेल गेट ओपन हुआ है। तभी फोन से आवाज आता है, भले ही वहाँ कोई भी सर्वाइवर नहीं है, फिर भी मीडिया हमारे पार्टी का नाम खराब करने के लिए कुछ न कुछ ढूंढ के निकाल लेगा। ठीक है, मैं बाकी पार्टी मेंबर्स से पूछ के तुम्हें कुछ समय बाद बताता हूँ, बोल के वो पॉलिटिशियन फोन रख देता है। पॉलिटिशियन के ऊपर नो कमेंट, जिससे गुस्सा होकर कांग फोन को तोड़ते हुए चिल्ला के कहता है, ये सब दिखावा है, लोगों के सामने बड़ा दिखाने का। तभी एक सोल्जर उसे आके रिपोर्ट देता है, कैप्टन, एक सिविलियन बहुत तेजी से इस तरफ आ रहा है। जो सुन के कांग उसे चिल्ला के कहता है, क्या उसे अभी सिचुएशन के बारे में नहीं पता? जल्दी करो और उसे इस एरिया से बाहर निकालो। जो सुनकर पता नहीं क्यों वो सोल्जर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर हम उस बंदे को देखते हैं, वो कोई और नहीं, म्यून होता है, जो फुल गुस्से में सलमान भाई बन के गॉब्लिन को उड़ाते हुए कहता है, बड़े भाई ने जिस टाइम पर मुझे यहाँ पहुंचने को कहा था उससे मुझे ज्यादा टाइम लग गया है, क्या बकवास मॉन्स्टर है। और नामगोंग के साइड में गूल किंग को देखते हैं, जिससे फाइट करने के लिए नामगोंग अपने 3 शैडो सोल्जर बाहर निकाल के एलीट ज़ॉम्बी से फाइट के लिए भेज देता है। और दूसरी तरफ सोमिन अपने माँ से दिया हुआ पावर का इस्तेमाल करके एक एलीट ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करती है और एक ज़ॉम्बी जॉन के ऊपर अटैक करता है, जिसको जॉन डरते हुए डॉज करके कहता है, सच में ये पागलपन है, उसका बॉडी अचानक से कैसे फूल गया है, बोल के वो थोड़ा सा दूर जाकर बो से ज़ॉम्बी के ऊपर एम करते हुए मन में कहता है, जितना जल्दी हो सके मुझे इसे खत्म करके हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, बोल के वो एरो से अटैक करता है, जिससे एक एलीट ज़ॉम्बी का सिर का कुछ पार्ट गायब हो जाता है। और नामगोंग के शैडो सोल्जर भी एक एलीट ज़ॉम्बी को मार डालते हैं और नामगोंग तुरंत उस ज़ॉम्बी को पेंडेंट की मदद से प्यूरिफाई कर देता है। और वो उसे देखकर कहता है, बहुत जल्दी 3 एलीट ज़ॉम्बी से हमने निपट लिया। तभी गूल किंग को देखते हैं, जो अपनी उंगली से कुछ इशारा करता है, जो देखकर जॉन डरते हुए कहता है, वो तो इतने टाइम से सिर्फ बैठा हुआ था, लेकिन अचानक कुछ बोलने लगा है। गूल किंग के वर्ड को ट्रांसलेट करते हुए सोमिन कहती है, दोबारा जाग जाओ मेरे सोल्जर, उसने ये कहा। जो सुन के पीछे से नामगोंग मन में कहता है, क्या सोमिन गूल किंग के वर्ड्स को समझ पा रही है? जरूर ऐसा उसकी मदर के पावर के वजह से हो सकता है। सुआह का सोल उसके अवेकनिंग में कंट्रीब्यूट किया था। ऐसा हुआ तो वो नॉन एलिमेंटल मैजिक कर सकती है। ऑफ कोर्स ये बस एक थियोरी है, मैंने प्रीवियस लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं देखा था, इसलिए मुझे उसके बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है। फिर वो सोमिन को कहता है, सोमिन हमें आगे बोलते रहना गूल किंग क्या बोल रहा है, जिससे सोमिन भी अग्री करती है और ज़ॉम्बी गूल किंग के ऑर्डर को पाके तुरंत दोबारा रिजनरेट करके खड़ा हो जाता है और नामगोंग के ऊपर अटैक भी करता है, जिसको ऑब्वियसली नामगोंग बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। और वो मन में कहता है, डैम इट, हम सिर्फ एक पेंडेंट के साथ इन सभी को खत्म नहीं कर पाएंगे। मैंने इस तरह का सिचुएशन पास्ट लाइफ में कभी भी फेस नहीं किया, लेकिन एक तरीका अभी भी मेरे पास है। इतना सोच के वो चिल्ला के
सोमिन को कहता है, सोमिन जल्दी तुम अपने मैजिक पावर को पेंडेंट में शूट करो, और वो मन में हमें अपना प्लान एक्सप्लेन करता है। सोमिन का मैजिक सभी ज़ॉम्बी के ऊपर सुपर इफेक्टिव है, इसलिए मैं सोमिन के पावर को यूज करके सभी ज़ॉम्बी को एक बार में मार डालूंगा। तभी उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी अपने पंच से अटैक करता है, जिसको वो डॉज करके सोमिन को फिर से कहता है। उसके फादर को प्रॉब्लम में देखकर सोमिन रोते हुए नामगोंग को कहती है, डैड मुझे नहीं लगता मैं परफेक्टली पेंडेंट में हिट कर भी पाऊंगी। लेकिन उतने में जॉन अपने ऑर्डिनरी बो और एरो से तुरंत 2 ज़ॉम्बी का सिर उड़ा देता है। मुझे नहीं पता कैसे एक ऑर्डिनरी बो से जॉन सभी ज़ॉम्बी को मार पा रहा है, लेकिन ये मानना पड़ेगा लड़का बहुत समझदार है। फिर नामगोंग उसे शाबाशी देकर सोमिन को फिर से चिल्ला के कहता है, सोमिन जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन तभी वो हो जाता है जो होना नहीं चाहिए था। एक ज़ॉम्बी इस पेंडेंट के ऊपर अटैक करके उसे तोड़ देता है, जो देखकर गूल किंग तो बहुत खुश होकर जोर जोर से हंसने लगता है। इसलिए मैंने अगली वीडियो में बोला था ऑथर ने इसे सिर्फ ट्रबल पैदा करने के लिए ही क्रिएट किया है। तभी उसी पर आते हैं, जो ये देखकर घबराते हुए कहती है, अब सब खत्म हो चुका है, हम लोग मरने वाले हैं। इसके बारे में आप लोग कमेंट कर देना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और नामगोंग पेंडेंट के टुकड़े को उठा के हंसते हुए कहता है, नहीं ये खत्म नहीं, ये बस शुरुआत है। इसके फेस रिएक्शन में अपने बेटी के ऊपर फ्रस्ट्रेशन सीधा ही नजर आता है, लेकिन शायद फादर है इसलिए कुछ नहीं कहा। इसके बाद उसके ऊपर 3 एलीट ज़ॉम्बी अटैक करने के लिए आता है, लेकिन नमगोंग उस पेंडेंट के टुकड़े को निंजा हथौड़ी स्टाइल में सभी ज़ॉम्बी के ऊपर फेंक के मारता है। फिर भी ज़ॉम्बी नमगोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन उन सभी के अटैक करने से पहले नमगोंग बहुत स्पीड से एक ज़ॉम्बी के पास जाकर उसका सिर पकड़ के सोमिन को चिल्ला के कहता है, सोमिन जल्दी इसके ऊपर अटैक करो। जो सुनकर इस बार सोमिन तुरंत उस ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करके उसे मार डालता है, जिसे देखकर गूल किंग गुस्से में जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी नमगोंग उसके पास आते हुए कहता है, अब तुम लोग पीछे हट जाओ, इसके बाद मैं सब कुछ अकेला संभाल लूंगा। उसी वक्त उसके ऊपर साइड से एक ज़ॉम्बी अटैक करता है, लेकिन नमगोंग उससे फाइट के लिए अपना एक शैडो सोल्जर बाहर निकालकर उसके साथ फाइट के लिए भेज देता है। फाइट शुरू होने से पहले ही शैडो सोल्जर बहुत आसानी से उस ज़ॉम्बी का सिर उड़ा देता है, जो देखकर गूल किंग नमगोंग को चिल्लाते हुए गाली देने लगता है। लेकिन तभी अचानक एक सोर्ड उसके सिर के आर पार हो जाता है। जिसने किया वो कोई और नहीं, नमगोंग का शैडो सोल्जर होता है। इतने में गूल किंग के बॉडी के अंदर से नारुतो के किसी कैरेक्टर की तरह हड्डियां निकल के नमगोंग के बॉडी में घुस जाती है, जिसे देखकर पीछे से वे दोनों बिल्कुल हैरान होकर नमगोंग का नाम जोर से चिल्लाता है। इसी बीच कांग को देखते हैं, जो म्यून के गाड़ी के पास आके उसे चिल्ला के कहता है, म्यून तुम यहाँ किस लिए आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता इस जगह से सभी को पहले ही हटाया जा चुका है? म्यून उसे हंसते हुए कहता है, कितना टाइम हो चुका है हमें मिले हुए कांग, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं भी हीरो हूँ जिसकी वर्ल्ड के सभी लोगों को जरूरत है। फिर वो कहता है, मैं बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, बॉस ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा है। बॉस सुन के कांग हैरान होकर उससे कहता है, क्या बॉस? क्या तुम्हारा मतलब कैप्टन नमगोंग से था? म्यून उसे हाँ कह के स्टाइल में कहता है, बड़े भाई के आने से पहले हमें ही इस प्लेस को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जो सुन के कांग सिर खुजाते हुए कहता है, ये तो ठीक है, लेकिन तुम किस हथियार से फाइट करोगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा वेपन नहीं है। फिर म्यून उसके सामने शो ऑफ करते हुए नमगोंग से लिया हुआ सोर्ड निकाल के कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उससे भी ज्यादा बढ़िया कुछ बड़े भाई से लेकर आया हूँ। उसे ऐसा करता हुआ देखकर कांग हैरान होकर चिल्ला के कहता है, क्या तुमने एक सोर्ड को मिड एयर से निकाला है? हाउएवर तुम घटिया मॉन्स्टर से सोर्ड के मदद से फाइट करना चाहते हो, जिन्हें हम मॉडर्न वेपन्स का यूज करके मार नहीं पा रहे हैं। और क्या तुम्हारे भी दिमाग के अंदर हेल गेट और यक्षा के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन अचानक आया था? लेकिन म्यून ये सब सुन के उसे बिल्कुल शांत आवाज में कहता है, क्या तुम कुछ टाइम पहले की इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हो? कांग उसे हाँ कहता है, जो सुन के म्यून उसे 2 वेपन देते हुए मुस्कुरा के कहता है, इसके बाद से मॉडर्न वेपन उन मॉन्स्टर के ऊपर कुछ भी इफेक्टिव नहीं होगा, अभी ये हमारे लिए असली का वेपन बनने वाला है। फिर हम उस हथियार का डिस्क्रिप्शन देखते हैं, नाम ओगर तोनफा। ये ओगर की हड्डी से बनाया गया है, इसके अंदर इतना ताकत है कि मॉन्स्टर के शरीर को आसानी से कुचल सकता है। तभी कांग उससे 2 ओगर बोन ले लेता है और म्यून उसे कहता है, तुम हमारे प्लाटून के अंदर इस जैसे हथियार को चलाने में सबसे ज्यादा माहिर हो। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, इसे खरीदने के लिए बड़े भाई ने मुझे जो कुछ दिया था मैं उसके बदले एक्सचेंज करके इसको खरीदा हूँ, इसीलिए तुम इसे अपने फियांसे जितना प्यार से रखना, बोल के वो कांग की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है। और कांग उसकी तरफ परेशानी वाली निगाह में देखता है। उसको अभी तक कुछ समझ में ही नहीं आया। जो भी हो, इसके बाद ये दोनों मॉन्स्टर वेव के साथ फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद सीन हमारे एमसी के ऊपर आता है, जिसे खतरे में देखकर सोमिन उसे बचाने के लिए जाने लगती है, लेकिन पीछे से जॉन उसे ऐसा करने से पहले रोक के कहता है, तुम वहां मत जाओ, मुझे पूरा भरोसा है, कुछ बुरा हुआ तो मैं यहाँ से उस सिचुएशन को संभाल लूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ से सीधा ओपनिंग दिख रहा है। ये बोलते हुए हम उसके आंखों में एक अलग चमक देखते हैं। मुझे लगता है उसने अपना कोई स्किल अवेकन कर लिया है। इसी बीच गूल किंग नमगोंग के एक शैडो सोल्जर को मार के बस थोड़ा सा रिलैक्स होता है कि तभी अचानक
एक एरो आके उसके छाती में मरियाना ट्रायंगल करके निकल जाता है। सच में ये लड़का का कैरेक्टर मुझे धीरे धीरे बहुत पसंद आने लगा है। उसके शूट को देखकर एक पल के लिए नमगोंग भी हैरान होकर मन में कहता है, क्या सच में इसे जॉन ने शूट किया है? इसने बिल्कुल उसके सिर में अटैक न करके वाइटल पॉइंट में अटैक किया है। क्या ये पहले से उसके वीक पॉइंट को जानता था? फिर जॉन सीरियस होकर कहता है, नम सोमिन, कूल किंग के बॉडी मूवमेंट के ऊपर नजर रखो। जो सुन के सोमिन फनी तरीके से उसे देखते हुए मन में कहती है, इसके बिहेवियर में अचानक इतना चेंज कैसे आ गया? इसके बाद सोमिन गूल किंग के ऊपर मैजिक से अटैक करती है, जो जाकर गूल किंग के कंधे में लगता है, जिसे देखकर नमगोंग मन में कहता है, क्या दोनों कुछ अलग प्लान बना रहे हैं? करंटली इन दोनों का स्किल लेवल इतना है जिससे ये आसानी से गूल किंग के हेड के ऊपर अटैक करके उसे मार सकता है। तभी जॉन सोमिन को कहता है, उसके हेड के ऊपर अटैक को छोड़ के बाकी बॉडी के ऊपर अटैक करो। फिर सोमिन उसके ऑर्डर के मुताबिक वैसा ही करता है, लेकिन इस बार गूल किंग उसके अटैक को अपने खाली हाथों से डिफ्लेक्ट कर देता है, जो देखकर सोमिन बिल्कुल हैरान हो जाती है। तभी उसके ऊपर गूल किंग गुस्से में बहुत तेजी से अटैक करने के लिए आता है, जिससे उसका डिफेंस बिल्कुल ओपन हो जाता है, जो देखकर जॉन उसे एक एरो में सुला देता है। फिर नमगोंग उसके डेड बॉडी को देखकर जॉन को कहता है, ऑर्डिनरी बो और एरो का यूज करके एक गूल किंग को मारना सच में एक बड़ा फिट है। मुझे तो पेंडेंट यूज करने का मौका ही नहीं मिला। फिर वो पीछे मुड़ के उससे पूछता है, तुमने ऐसा कैसे किया? जो सुन के जॉन सिर खुजाते हुए कहता है, मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं? ये एहसास बिल्कुल मेरे लिए नया था। इस वक्त मेरा बॉडी अपने आप काम करना शुरू कर दिया था। मैं जब फोकस होकर अपने टारगेट को देखता हूँ, तब एक लाइट टारगेट के वीक पॉइंट में चमकने लगता है। मैं इसे ओपनिंग कहता हूँ। मुझे लगता है अगर मेरे टारगेट के अंदर ये लाइट चमकता है तो मैं अपने टारगेट को कभी मिस नहीं कर सकता। इसी बीच नमगोंग गूल किंग का रूइन को उठाकर उससे कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में सब समझ चुका हूँ। और वो रूइन को देखकर मन में कहता है, मुझे जितना पता था, पेंडेंट के बिना गूल किंग को मारने से आइटम ज्यादा ड्रॉप होता है। ये तो बस शुरुआत है रूइन के आने का, और ये मैटर इसके साथ बहुत ज्यादा ऑड भी है। लेकिन बाद में जॉन तेहो के साथ स्किल कंबाइंड की मदद से हम और भी ज्यादा रूइंस को हासिल कर सकते हैं। और वो जॉन की तरफ देखकर कहता है, इसके अलावा मैंने इससे कुछ वैल्यूएबल ढूंढ लिया है। तभी सोमिन कहती है, लगता है ट्रेजर चेस्ट अपीयर हो चुका है, लेकिन पहले बार जैसे क्या ये कोई ट्रैप तो नहीं है? तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, रिवॉर्ड बैच चेस्ट आप लोगों को मिलेगा। नोटिफिकेशन देखकर नमगोंग मुस्कुरा के मन में कहता है, ये एक जैकपॉट है। इसके बाद सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, तुम लोगों को गूल किंग के नॉर्मल गोल्ड मिलता है और 1500 डीमन हेड मिलता है। गोल्ड को देखकर सोमिन तो खुश हो जाती है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। तभी जॉन एक पुराना ग्लव्स उठाकर कहता है, ये आखिर क्या आइटम है? तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, तुमने गूल किंग के ऑरा ग्लव्स को हासिल किया है। तुम इसे दूसरे आइटम के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है, इसके मदद से सिर्फ यूजर का कंसंट्रेशन बढ़ता है। जिसे देखकर जॉन कहता है, इसमें सिर्फ एक फीचर है, इससे भी बुरा ये बहुत ज्यादा बदबू छोड़ता है। जो सुनकर नमगोंग उसे साइड से कहता है, इस ग्लव्स का इफेक्ट सिर्फ तुम्हारे ऊपर फिट बैठता है। इसका यूज तुम हर टाइम कर सकते हो और इसे दूसरे फील्ड का कोई जैसे मैजिशियन भी इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए तुम कुछ करने से पहले दोबारा सोच लो। जिससे वो जैसे तैसे अपना नाक बंद करके ग्लव को पहनकर कहता है, क्या सच में इसे पहनना ठीक तो है? तभी नमगोंग उसे कहता है, इसका बेकार गंध खत्म होने में लगभग 3 साल लग जाएगा। इसी बीच जॉन उस गंध की वजह से तुरंत उल्टी कर देता है और नमगोंग उसे कहता है, ये तो मामूली रिवॉर्ड था, मेन रिवॉर्ड इस तरफ है। बोल के वो एक की को निकालता है जिसका नाम है गूल किंग्स ओल्ड कीज। फिर वो एक मैप निकाल के कहता है, इस चाबी की मदद से मैं गूल किंग के ट्रेजर को आसानी से खोल सकता हूँ। यहाँ 3 चाबी है, इसका मतलब हर एक के लिए अलग आइटम होगा। तभी पीछे से सोमिन कहती है, लेकिन ये मैप जैसा चीज क्या है? नमगोंग उसे कहता है, ये डंजन के अंदर मेन ट्रेजर तक जाने का रास्ता है। फिर वो दोनों को एक एक चाबी देकर कहता है, डंजन के अंदर जाने के बाद हम सब अलग हो जाएंगे, इसलिए ज्यादा सरप्राइज मत होना। चाबी को देखकर सोमिन कहती है, मैं अंदर जाने के लिए किस दरवाजे को चूज करूं? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि हम ट्रेजर के अंदर से बाहर कहाँ से निकलने वाले हैं? जॉन नमगोंग को समझदारी की बात करता है, ऐसा हुआ तो क्या हमें अभी भी अंदर जाना चाहिए? नमगोंग उसे कहता है, मैंने प्रीवियस लाइफ में इस डंजन को क्लियर नहीं किया था, इसलिए मुझे भी इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। मेरे प्रीवियस लाइफ में एक पर्सन ने इस डंजन को क्लियर किया था, जिसको रिवॉर्ड मिला था द क्राउन ऑफ कुंडाल। इसके मदद से नेक्रोमैंसर का पावर हद से ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जो सुनकर जियोन उसे देखकर मन में कहता है, उसने मुझे पहले कहा था ये उसका सेकंड लाइफ चल रहा है, लेकिन उसे भी कुछ चीजों के बारे में पता नहीं है। तभी नमगोंग वहाँ से ट्रेजर की तरफ जाते हुए उन दोनों को कहता है, ये अपोकलिप्स के शुरुआत दिनों का डंजन है, इसलिए तुम थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। म्यून हमारे लिए सिंचन में वेट कर रहा है, इसलिए जल्दी करो और अपने ट्रेजर रूम को चूज करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है
डंजन के अंडरग्राउंड केव में, जहाँ नमगोंग के सामने ट्रेजर के बहुत सारे गेट होते हैं, जिसे देखकर वो कहता है कूल किंग का ट्रेजर गेट तो जॉर के ट्रेजर गेट से बढ़िया है, बोल के वो अंदर अंडरग्राउंड के और आगे जाने लगता है। फिर उसका ध्यान जाता है मॉर्निंग्स थॉर्न ब्लेड नाम के रूम के ऊपर, जिसे देखकर वो कहता है सभी रूम का एक नाम है, लेकिन उसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। और वो उसके बारे में सोचता है मॉर्निंग्स थॉर्न ब्लेड, इसको मैंने प्रीवियस लाइफ में देख रखा है, जो एक ट्विंस डैगर्स है जिसको जापानीज डीमन हंटर सिनोमिया इस्तेमाल करता था, लेकिन इसे हासिल करना बाद में मेरे लिए ज्यादा मुश्किल भरा नहीं होगा, बोल के वो एक रूम के पास आके कहता है मुझे जो चाहिए वो आइटम यहाँ पे है। फिर वो बलनसार्स बुक रिवॉर्ड के पास आके कहता है मैंने पहले इसके बारे में जो कोई भी रूमर सुना था वो सब झूठ था, इसे तो इतनी आसानी से पाया जा सकता है, बोल के वो चाबी से उस रूम का गेट खोल के अंदर आकर देखता है एक डरावनी सी बुक को। सिस्टम इसके बारे में बोलता है इसका नाम है बुक ऑफ बलनसार। इसके अंदर तुम किसी आइटम को डालोगे तो उसका ग्रेड नॉर्मल से रेयर तक बढ़ सकता है या घट सकता है। इसके बाद नमगोंग ट्रेजरी से बाहर आता है और उन दोनों को कहता है क्या तुमने अपने पावर के मुताबिक कुछ अच्छा आइटम लिया है? जो सुन के वो दोनों कहते हैं मैं भी आपके तरह कुछ वैसा ही सोच रहा था, लेकिन अंदर जाने के बाद गड़बड़ी में कुछ अलग चीज को चूज कर लिया। तभी सोमिन उसे एक ब्रेसलेट दिखाते कहती है डैड आप इसे पहले मेरे आइटम चेक करो, जिसको नमगोंग देखकर कहता है इसके मदद से तुम सोने के टाइम लगातार तुम्हारा मैजिक पावर और बॉडी हील होता रहेगा। सच में तुमने अच्छी चीज को चूज किया है। इसके बाद जॉन एक सोर्ड को निकालते हुए कहता है मैंने इसे चूज किया है। उस सोर्ड को चूज करता हुआ देखकर नमगोंग उसको कहता है तुम क्यों किसी बो और एरो चूज करने के बजाय सोर्ड को चूज किया है? जो सुन के जॉन चश्मा चमकाते हुए कहता है क्योंकि इसका नाम सुनने में कूल लगता है। नमगोंग उसे कहता है क्या तुम सोर्ड्समैनशिप जानते हो? फिर जॉन कहता है नहीं, लेकिन ये सोर्ड देखने में और सुनने में बहुत ज्यादा कूल लगता है। जो सुन के आप लोग नमगोंग का रिएक्शन देख ही सकते हो। इसे पढ़ने के टाइम मुझे तो बहुत ही ज्यादा हंसी आया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ कांग के ऊपर, जहां वो और म्यून सभी गॉब्लिन को गाजर मूली की तरह आसानी से काट रहा होता है। तभी उन दोनों को गॉब्लिन चारों ओर से घेर लेता है, जिसे देखकर कांग म्यून को कहता है तुमने मुझे जो ये टोनफा दिया है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ हम दोनों मिलकर इतने सारे गॉब्लिन को मार नहीं पाएंगे। जो सुन के म्यून पीछे से हंसते हुए उसे कहता है क्या तुम अभी से थक चुके हो? हमारे प्लेटून किंग का स्टैमिना क्या इतना कम हो चुका है? फिर कांग कहता है क्या तुम्हारे पास अभी भी मजाक करने की ताकत बचा है? तभी म्यून मॉन्स्टर को देखकर कहता है अभी तक बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर निकल के आना शुरू कर दिया, लेकिन हमारे ट्रूप के मेंबर सभी अपने लिमिट पे आ चुके हैं। इतना बोल के वो सभी को मोटिवेट करने के लिए चिल्ला के कहता है हम लोग इस तरह हार मान लेंगे तो सिंचोन का क्या होगा? और कुछ मॉन्स्टर बाकी है, इसके बाद जीत हमारा होगा। जो सुन के कांग उसे पीछे से कहता है लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो, हमारे ट्रूप के सभी मेंबर्स बहुत ज्यादा थक चुके हैं। ऐसा ही चलता रहा। तभी अचानक उसके तरफ एक डैगर आता है जिसको वो किसी भी हालात में ब्लॉक नहीं कर सकता, लेकिन तभी म्यून उस अटैक के बीच में आके अपने बॉडी से उस डैगर को ब्लॉक कर लेता है, जिसे देखकर कांग घबराकर म्यून को चेक करते हुए कहता है हम जल्दी यहाँ से रिट्रीट करने वाले हैं और कुछ देर इसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, हिम्मत मत हारो म्यून। और म्यून जमीन में पड़े हुए दर्द में उसे धीरे से कहता है ऐसा नॉनसेंस बात मत करो, मुझे सिर्फ पैरालिसिस पॉइजन डैगर लगा है जो कुछ टाइम बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। जो सुन के कांग कहता है इसमें गॉब्लिन का पॉइजन है, जिस पॉइजन का सब्सटेंस के बारे में हमें नहीं पता, इसलिए जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा। लेकिन म्यून लड़खड़ाते हुए कहता है ऐसा ही चलता रहा तो इस तरह धीरे धीरे गॉब्लिन पूरे सोल के अंदर अपना कब्जा जमा लेगा। फिर वो कांग को पकड़ के कहता है कंटिन्यू फाइट करना हम जैसे सोल्जर का जिम्मेदारी बनता है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए भी काम करता है कांग होजुन। जिससे वो फुल मोटिवेट होकर गॉब्लिन के साथ फाइट के लिए जाने लगता है और पीछे से म्यून मन में कहता है इतना काफी होगा द ओगर कांग होजुन को जगाने के लिए। और उन दोनों को दूर से न्यूज रिपोर्टर फाइट करते हुए देखकर कहता है मैं जो देख रहा हूँ उसके ऊपर यकीन करना मुश्किल है, ये दोनों कोई इंसान तो नहीं लगते, कैसे वो लोग किसी कागज की तरह गॉब्लिन को मार रहे हैं। तभी कांग और म्यून सभी नॉर्मल गॉब्लिन मॉन्स्टर को मार देते हैं। जो देखकर रिपोर्टर कहता है सच में वो दोनों बीस्ट मिलकर सभी मॉन्स्टर को मार डाला है। और कल एलेक ट्रामन यूएस के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था गॉड के अपोस्टल ही हमारे दुनिया को बचा सकता है। और मैंने जो कुछ लोगों को देखा था वो सभी लोग कुछ ऐसा थे, आपने आप में ही डिस्ट्रॉयर्स। इसके बाद एक लड़की जैसा गॉब्लिन कांग के ऊपर स्नीक अटैक करता है, लेकिन अटैक डायरेक्ट हिट होने के बाद भी कांग कुछ रिएक्शन नहीं देता, जो देखकर सभी गॉब्लिन बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। तभी कांग उस लड़की जैसा गॉब्लिन के पास आकर खड़ा हो जाता है, जिससे वो गॉब्लिन डरते हुए अपनी आवाज में कहता है आखिर में तुम क्या कोई इंसान भी हो? तुम्हारे जैसा ह्यूमन एग्जिस्ट भी कैसे कर सकता है? तभी उस गॉब्लिन को बचाने के लिए एक गॉब्लिन वॉरियर आकर उसे कहता है तुम जल्दी यहाँ से चली जाओ, तुम इसे मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। लेकिन वो गॉब्लिन उससे कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी वो गॉब्लिन वॉरियर कहता है और कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें जो बोला था वो करो जल्दी। उन दोनों को बात करता हुआ देखकर म्यून कहता है फिर से एक गॉब्लिन वॉरियर कहाँ से आ गया? पहली बार तो मैं और बड़े भाई मिलकर एक गॉब्लिन वॉरियर को हरा दिया था, लेकिन इस बार कांग उसके साथ अकेला फाइट करने वाला है, क्या ये उसके लिए ठीक होगा? बोल के वो पीछे अपनी गाड़ी की तरफ देखता है। फिर कांग के सामने गॉब्लिन वॉरियर गुस्से में
फाइट करने के लिए आता है, जिसको देखकर कांग कहता है बड़ा गॉब्लिन। इसके बाद गॉब्लिन वॉरियर कांग के ऊपर पंच से अटैक करता है, जिसको कांग ब्लॉक करके कहता है तुम्हारा पंच कितना वीक है, और वो काउंटर अटैक करते हुए कहता है मेरा पंच तुम्हारे पंच से बहुत ज्यादा अलग है, बोल के एक जम के मुक्का गॉब्लिन के पेट पे मारता है। कांग के मुक्के को खाकर वो दर्द में कराहते हुए कहता है अभी से ही क्या इंसान इतना पावरफुल हो चुका है। इसके बाद हमें कांग के बारे में बताया जाता है। कांग होजुन, जिसका निकनेम है ओगर, उसके पास जन्म से ही ऐसा एबिलिटी था जिससे वो अपने ब्रेथ को कंट्रोल कर सकता है। वो अपने इस एबिलिटी को यूज करके अपने ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो को मिनिमम कर देता है। ऐसा करने का उसके पास एक कारण है। एक अडल्ट इंसान का हर एक सांस में जो भी ऑक्सीजन उसके अंदर जाता है उसका 20% हमारे ब्रेन के काम में यूज हो जाता है, लेकिन वो इस ऑक्सीजन फ्लो को अपने स्पेशल बॉडी की मदद से थोड़ा कम कर देता है, जिससे उसका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और इसलिए दिमाग थोड़ी देर के लिए धीरे काम करता है और फाइट के बीच दर्द भी कम होता है। तुम इसे नारुतो के गाई सेंसी के इनेट गेट का सस्ता वर्जन मान सकते हो। इसके बाद कांग इस गॉब्लिन वॉरियर को फाइनल अटैक करके बस मारने ही वाला था कि तभी वो लड़की जैसा गॉब्लिन फिर से उसके ऊपर स्नीक अटैक करता है, जिससे ऑब्वियसली कांग को कुछ नहीं होता। लेकिन उस गॉब्लिन को देखकर गॉब्लिन वॉरियर डरते हुए चिल्लाकर कहता है लिली, मैंने तुम्हें पहले कहा था यहाँ से चले जाने के लिए, तो तुम वापस क्यों आए हो। जो सुन के वो लड़की जैसा गॉब्लिन पीछे मुड़ के मुस्कुरा के उसे कहता है क्योंकि तुम मेरे प्रेशियस कॉमरेड हो। लेकिन उतने में कांग उस गॉब्लिन को गॉब्लिन वॉरियर के सामने पिचका देता है, जिससे गुस्सा होकर गॉब्लिन वॉरियर उसके मुंह के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। इस अटैक के फोर्स की वजह से कांग उड़ते हुए दूर जाता है, लेकिन वहां भी गॉब्लिन वॉरियर आके कांग के पेट के ऊपर लैंड करता है, जिससे कांग भी मुंह से खून थूक देता है। इसके बाद हमें कांग के ओगर स्टेट्स के बारे में और थोड़ा बताया जाता है। कांग होजुन के इस ओगर स्टेट का एक सबसे बड़ा फ्लॉ है उसके ब्रेन में ऑक्सीजन जरूरत से कम पहुंचना। इसलिए कांग ओगर स्टेट्स को ज्यादा देर तक मेंटेन करके रख नहीं सकता। वो अपने ब्रेन का पूरा जोर लगा के लगभग 5 मिनट तक ऐसे रह सकता है। ज्यादा देर तक रहा तो वो बेहोश भी हो सकता है, और अभी उसके इस स्टैट्स का टाइम 1 मिनट बचा है। इसके बाद म्यून गॉब्लिन वॉरियर को सलमान भाई की तरह गाड़ी से उड़ा देता है और गाड़ी से बाहर आके कहता है कांग क्या तुम ठीक तो हो। तभी उसके पीछे धमाके के अंदर से गॉब्लिन वॉरियर गुस्से में रोते हुए बाहर आता है, जिसको रोता हुआ देखकर कांग उसे कहता है गॉब्लिन वॉरियर तुम किस लिए इस तरह रो रहे हो। क्या उस फ्लावर गॉब्लिन को मारने की वजह से तुम इतना गुस्सा हो चुके हो। तुम दूसरों को ब्लेम करने से पहले अपने बिहेवियर को जरा देखो। ऐसा प्रिटेंड करना बंद करो कि तुम्हारे साथ कोई अन्याय हुआ है। तुम लोगों ने कितने सारे मासूम सिविलियंस सोल्जर्स को मार डाला है, फिर भी तुम कैसे मेरे ऊपर गुस्सा हो सकते हो। फिर कांग उसे गुस्से में कहता है ऐसा हुआ तो मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा आना चाहिए, और उसके ओगर स्टेट्स का टाइम अभी सिर्फ 7 सेकंड बचा है। तभी गॉब्लिन वॉरियर भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हुए कहता है लिली का एनिमी जल्दी मर जा, और दूसरी तरफ से कांग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है। इसके कुछ टाइम बाद देखते हैं जहां कांग का फटका खा के गॉब्लिन वॉरियर फ्लावर गॉब्लिन के पास चला जाता है। भाई मुझे तो कांग होजुन का कैरेक्टर बहुत पसंद आया है। आपको पसंद आया तो कमेंट कर देना। फिर कांग को म्यून कहता है और बस मुझसे और ज्यादा नहीं होगा। कांग भी कहता है मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही है, क्या हम इस तरह मरने वाले हैं। फिर भी हमने अपना काम कर दिया। और म्यून उसे कहता है लगता है इस वर्ल्ड का हीरो यंग हालत में मरने वाला है। सच में लाइफ हमारे साथ कितना बुरा सलूक कर दिया। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है, सभी गॉब्लिन बर्फ में जम चुके हैं और नामगोंग वहां आके उन दोनों को कहता है बहुत बढ़िया काम किया कांग और म्यून, लेकिन इस बार तुम इन सभी को मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। इसके बाद नामगोंग बाकी सभी गॉब्लिन को फ्रॉस्ट सोर्ड से मार डालता है और सोमिन भी कुछ मॉन्स्टर को उसके साथ मार देती है। और सोमिन कहती है लगता है हमने सभी को हरा दिया। गूल किंग के मुकाबले में ये तो कुछ बच्चों के खेल जैसा था। तभी पीछे से म्यून कहता है बाय द वे बड़े भाई आप गाड़ी को यूज ना करके यहाँ तक कैसे चले आए। जो सुन के नमगोंग उसे स्टेशन की तरफ इशारा करता है, जिसे देखकर म्यून कहता है लेकिन वहाँ सिंचॉन स्टेशन में तो बहुत सारे गॉब्लिन था। नमगोंग कहता है हमने सभी गॉब्लिन को मार डाला है। फिर म्यून उसे थम्स अप दिखा के कहता है जैसा मैंने बड़े भाई से उम्मीद किया था। इसी बीच जियोन आके उसे कहता है तो इसके बाद क्या हम हॉस्पिटल में मेरे फादर को देखने के लिए जाने वाले हैं। नमगोंग कहता है अभी तक मेरा ऐसा प्लान तो है। फिर जॉन सिस्टम में डीमन हेड को देखकर कहता है आपने तो पहले कहा था हम डंजन रिवॉर्ड से एलिक्सर खरीद सकते हैं, लेकिन अभी सभी का डीमन हेड मिला के भी हम 4 मिलियन के आसपास भी नहीं हैं। जो सुन के नमगोंग उसे कहता है मैंने कभी नहीं कहा कि हम डंजन के अंदर से इतना डीमन हेड कमा सकते हैं। जिससे हैरान होकर जॉन कहता है आप क्या कहना चाहते हो, मैं कुछ समझा नहीं। तभी सोमिन कहती है जब मैं इसके बारे में सोचूं तो डैड आप डंजन में किस आइटम को चुना था। जो सुन के नमगोंग वो बुक निकाल के कहता है ये रहा वो आइटम जिसको मैंने चूज किया है। जिसे देखकर म्यून कहता है इसके अंदर कोई भी आइटम डालने से उसका ग्रेड कम या ज्यादा हो सकता है। ये बिल्कुल जुआ जैसा आइटम है। क्या बड़े भाई आप इस आइटम को पसंद करते हो। और सोमिन भी बुक को देखकर कहती है नॉर्मल ग्रेड से ऊपर का आइटम डालना सच में बेवकूफी भरा काम होगा। तभी नमगोंग उस बुक के अंदर प्यूरिफिकेशन पेंडेंट डालते हुए कहता है इसलिए सब लोग इस बुक का सीक्रेट नहीं जानते। इसको जितना रेयर आइटम खिलाओगे
ये उतना अपग्रेड होता रहेगा। ये बोलते हुए पेंडेंट और बुक कंबाइन होकर एक नया किताब बन जाता है जिसका नाम है द बुक ऑफ ग्रेट बलनसार। अभी इसका ग्रेड है रेयर का हाई लेवल। अब इसके अंदर आइटम डालने से एपिक लेवल का आइटम बाहर आ सकता है, जिसे देखकर म्यून हैरान होकर कहता है ये तो सच में पागलपन है। कोई भी आइटम को डालने से एपिक लेवल का आइटम बाहर आ सकता है। ये मेरे लिए पहली बार है एक हाईएस्ट ग्रेड आर्टिफैक्ट को देखे हुए। तभी नमगोंग उसकी तरफ देखता है। फिर नमगोंग उसका सोर्ड लेकर बुक के अंदर डाल देता है, जिससे वो सोर्ड रेयर ग्रेड से डायरेक्ट एपिक ग्रेड के हाई लेवल पे चला जाता है। जिस अपग्रेड से सोर्ड के अंदर ब्लड अब्सॉर्ब करने का स्किल अनलॉक हो जाता है, जिससे सोर्ड नमगोंग का ब्लड अब्सॉर्ब करने लगता है, जो देखकर नमगोंग कहता है इस सोर्ड के अंदर कोई ईगो नहीं है, फिर भी इसका ग्रेड एपिक है, जिससे ये अपना होस्ट खुद से चुनता है। लेकिन मेन कैरेक्टर के आगे कोई बोल सकता है क्या? इसलिए नमगोंग उसे जैसे तैसे शांत कर देता है। तभी म्यून कहता है ये सोर्ड आपके लिए बिल्कुल ठीक है बड़े भाई, आप नेक्रोमेंसी का यूज करते हो, फिर भी आपका कोई हथियार नहीं था, इसलिए आप इसे रख सकते हो। नमगोंग उसे कहता है इसे देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया म्यून। म्यून भी कहता है चलिए न भी बड़े भाई, ये सोर्ड पहले से ही आपसे बिलोंग करता था। फिर वो सिर खुजाते हुए कहता है लेकिन अब मैं किस हथियार का यूज करूं? तभी नमगोंग उसे जॉन का कूल नाम सोर्ड देता है, जिसे देखकर वो कहता है क्या ये वही सोर्ड है जिसका यूज करके आपने सभी गॉब्लिन को जमा दिया था? मैं भी इसे एक बार यूज करना चाहता था। फिर नमगोंग उसको कहता है जॉन को पता था बाद में ऐसा सिचुएशन आ सकता है, इसलिए वो सोर्ड्समैनशिप ना जानने के बाद भी सोर्ड को चूज किया था, सिर्फ नाम की वजह से नहीं। तभी जॉन उसे चिल्ला के कहता है लेकिन जरा रुको, मेरा 4 मिलियन डीमन हेड और एलिक्सर कहाँ गया? जो सुन के नमगोंग उसको कहता है तुम्हें इसके लिए ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। मैंने सिंचॉन स्टेशन के बेसमेंट का सभी गॉब्लिन को मार डाला था, जिससे मुझे एक न्यू टाइटल मिला है, गॉब्लिन रूलर का। इस टाइटल की मदद से मैं गॉब्लिन वॉल्ट एक्सेस कर सकता हूँ। बोल के वो उसके तरफ डीमन हेड का पोटली बढ़ा के कहता है वहां से मैंने टोटल 5 मिलियन डीमन हेड को इकट्ठा किया है। ये तुम्हारे फादर के एलिक्सर की कीमत से बहुत ज्यादा है। जो देखकर जॉन भी थोड़ा शांत होकर कहता है जैसा लगा था, आप सच में अमेजिंग हो। फिर नमगोंग कहता है तो अभी सब कुछ निपट चुका है। इसके बाद म्यून और कांग तुम दोनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हो। कांग कहता है इतना अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? उसके बाद सुन के नमगोंग कहता है क्योंकि फाइट खत्म होने के बाद यहाँ मीडिया और न्यूज रिपोर्टर आएंगे और मुझे कोशिश करना पड़ेगा सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चले। मुझे हमेशा से स्पॉटलाइट को अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि इससे कोई अलग गॉड का अपोस्टल मुझे ढूंढ सकता है। फिर वो वहां से जाते हुए कहता है तुम दोनों पहले से ही फाइट की वजह से बहुत ज्यादा थके हुए हो, इसीलिए हमारे साथ जाने से बेटर तुम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। जो सुन के म्यून उसे थम्स अप दिखाते हुए कहता है क्या इसलिए आप मुझे पहले हीरो बन के सिंचॉन में भेजे थे, जैसा हमेशा ही होता आया है? आपके प्लान का कोई जवाब नहीं। और नमगोंग मन में कहता है म्यून और कांग बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग एक्टिंग कर लेंगे, मुझे लगता है ये लोग मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा काम करेंगे। और नमगोंग कहता है तो ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ। नमगोंग को जाता हुआ देखकर पीछे से वो दोनों उसे सैल्यूट करके कहते हैं यस सर, रिपोर्टर का काम हम पे छोड़ दीजिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सोल के हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ नमगोंग जियोन को कहता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, शायद यहाँ कोई गॉब्लिन घुस आया, तब भी आसपास इतना शांति नहीं होना चाहिए था। जो सुन के जियोन कहता है मेरा फादर हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर में एडमिट है, हमें जल्दी करना पड़ेगा। नमगोंग कहता है तो ठीक है जियोन, हमें लीड करो। इतना सुन के वो उसके फादर के रूम की तरफ तेजी से दौड़ते हुए जाता है। तभी नमगोंग को किसी के हेल्प का आवाज आता है, जो सुन के वो वहां रुक के उस आवाज की तरफ जाने लगता है। फिर एक लड़की को देखते हैं जो उसे हेल्प के लिए पुकार रही थी। उसको नमगोंग कहता है क्या तुम ठीक तो हो और तुम इस जगह पे क्या कर रही हो? वो लड़की कहती है कुछ सस्पिशियस लोग यहाँ आए थे जिन्होंने यहाँ इतना तोड़फोड़ कर दिया। उन लोगों ने हॉस्पिटल के अंदर सभी को मार के उनका सिर काट के ले गया। नमगोंग उससे पूछता है क्या वो गॉब्लिन थे या ह्यूमन था? वो लड़की खुद को उठाने के लिए नमगोंग को हाथ देते हुए कहती है मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानती, लेकिन वो सस्पिशियस लोग जल्दी दोबारा वापस आने वाला है, इसलिए प्लीज मेरी मदद करो। अब तुम बोलो तुम इस वक्त क्या करते? लड़की का मदद करते या नहीं, उसको कमेंट कर देना। नमगोंग भी उसको उठाने के लिए हाथ बढ़ा के कहता है इसके लिए मुझे सॉरी बोलने का कोई जरूरत नहीं है। तभी अचानक नमगोंग उसके कलाई को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है। इसी बीच सोमिन पीछे मुड़ के जियोन को कहती है क्या तुमने किसी का आवाज सुना है? जियोन कहता है क्या कौन सा आवाज? मुझे तो कुछ अजीब सुनाई नहीं दे रहा। फिर सोमिन कहती है डैड हमारे साथ नहीं है, वो कहाँ चला गया? जो सुन के जॉन कहता है ये तुम्हारे फादर का सेकंड लाइफ है, इसलिए उसको यहाँ पे अचानक कुछ काम याद आ गया और वो चला गया होगा। इससे भी जरूरी पहले मेरे फादर को ढूंढ के उनके कंडीशन को चेक करना। जिसे देखकर सोमिन सोचती है मैं जियोन को अकेले छोड़ नहीं सकती, बोल के वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। और दूसरी तरफ नमगोंग उसके हाथ को पकड़ के मोड़ देता है, जिससे उसका असैसिन रिंग को वो देख लेता है। और वो लड़की अभी भी एक्टिंग का बादशाह बनते हुए कहती है तुम मेरे साथ ऐसा रूड बिहेवियर कैसे कर सकते हो? मुझे छोड़ो, मेरा हाथ दुख रहा है। तभी नमगोंग उसको एक कोल्ड लुक के साथ कहता है क्या ये शाकांस नीडल है? ये रेड हॉर्नेट के नीडल जितना जहरीला नहीं है, लेकिन एक इंसान के लिए इसका जहर काफी होगा। तुम्हारे ये गंदी एक्टिंग को देखते हुए मुझे पहले से ही पता चल गया था। हॉस्पिटल के सभी केओस के पीछे ऑब्वियसली तुम हो। तभी अचानक वो लड़की नमगोंग पर डैगर से अटैक करती है,
जिसको नमगोंग भी बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। फिर वो लड़की कहती है, लेकिन इतना सब देखकर भी कोई मेरे इस प्लान को पकड़ नहीं पाया, लेकिन तुम किस तरह इसे फिगर आउट कर पाए हो? नमगोंग उसे कहता है, मैंने लेहरिया रूइन की मदद से समझ पाया हूँ, जिसको मैंने डंजन से ऑब्टेन किया था। फिर वो लड़की कहती है, क्या रूइन ऑलरेडी देखना शुरू हो चुका है? मुझे रूइन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था उसके मुताबिक इसे अपीयर होने में अभी भी बहुत टाइम लगना चाहिए था। और वो डैगर को उठाते हुए कहती है, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा मौका होने वाला है। तुम पहले ही डंजन के अंदर जा चुके हो, तो तुम्हारे पास और भी ज्यादा आइटम होना चाहिए। हाउएवर, तुम्हें मारने के बाद वो सब मेरा हो जाएगा। फिर स्केरी सा फेस बना के हंसते हुए कहती है, हालांकि ये मेरे लिए अफसोस की बात है, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मेरे टाइप का है, इसलिए मैं तुम्हारे बॉडी से तुम्हारा चेहरा अपने डैगर से उतार दूंगी। नमगोंग उसे कहता है, मेरे टाइप का चेहरा सिर्फ मेरी वाइफ से मिलता है। तुम चाहो तो अभी यहाँ से भाग सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन बाद में तुम्हारे साथ जो होने वाला है उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। फिर वो नमगोंग के ऊपर तेजी से अटैक करते हुए कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। जिसको वो पहले बार की तरह उसके कलाई को पकड़कर उसे घुमा के दूर फेंक देता है। लेकिन वो लड़की जमीन में छिपकली की तरह लैंड करके कहता है, मैंने तो सोचा था तुम सभी से कुछ अलग होगे, तुम सच में बहुत बोरिंग इंसान हो, तुम्हें ऐसे फाइट करता हुआ देखकर मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ। और नमगोंग उसे देखकर मन में कहता है, मैं इसे बहुत इजीली मार सकता हूँ, लेकिन मुझे अपना आर्मी इमेज को भी साथ लेकर चलना है, जिसके लिए मुझे जैसे कचरे को मारना नहीं चाहिए। इतना सोच के वो कहता है, ऐसा मैं तब करूंगा जब मुझे कोई देख रहा हो, लेकिन यहाँ मुझे देखने के लिए कोई नहीं है, बोल के वो एपिक लेवल स्वॉर्ड निकाल लेता है। फिर वो लड़की नमगोंग के बदला हुआ ऑरा को फील करके सोचता है, ये कैसा खतरनाक स्वॉर्ड है, ये कोई ऐसा स्वॉर्ड नहीं है जिसको कोई ऐसा वैसा खरीद सकता है। आखिर तुमने कितने सारे गॉब्लिन को मारा है? तभी नमगोंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हुए कहता है, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ 2 लोग हैं, इसलिए मैं बिना किसी चिंता के तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन मैं एक बात को ध्यान रखूंगा कि मरने के बाद तुम्हें ज्यादा दर्द न हो, बोल के स्वॉर्ड से एक खतरनाक स्ट्राइक लड़की के ऊपर मारता है, जिसको वो लड़की डैगर से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन नमगोंग का स्वॉर्ड उसके डैगर को बड़ी आसानी से 2 हिस्सों में बांट देता है। इसके बाद हमें ऑथर बताता है, एक ऐसी दुनिया जहाँ अपोकलिप्स और मॉन्स्टर आ चुका है। वहाँ चाय सोंग एक न्यूबॉर्न लायन के बच्चे जैसा है। उसके पास जन्म से ही एक नेचुरल टैलेंट है, जिसकी मदद से उसको सभी अलग एक बीस्ट बनाता है। कोई भी नया पैदा हुआ बच्चा हमेशा सवाल पूछता रहता है। अगर उसे जन्म से ही लगा वह सबसे महान है, तो वो बच्चा अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके सभी को बुली करना शुरू कर देगा। लेकिन ये तब तक चला जब तक उसका सामना डर से नहीं हुआ। ये फीलिंग उसके लिए कुछ ऐसा था जिससे कोई बीस्ट खुद ब खुद शांत हो जाएगा। इस फीलिंग को कोई भी पावर, फोर्स और वर्ड से बता नहीं सकता। प्रेजेंट में वो लड़की नमगोंग को देखकर मन में कहती है, मैं इस अटैक को ब्लॉक कर लूं तो ये स्वॉर्ड मुझे बीच में से फाड़ देगा, और इस अटैक को मैं डॉज नहीं कर सकती। मेरा बॉडी सर्वाइव करने के लिए अपने आप ही मूव करना शुरू कर दिया है। तभी नमगोंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, जिसे देखकर वो लड़की रोते हुए कहती है, ये कोई इंसान हो नहीं सकता, ये एक टायरेंट है। लगता है वो सच में पागल हो चुका है, मुझे मार के ही छोड़ेगा। लगता है मैंने गलत आदमी को गुस्सा कर दिया, आज पक्का मैं मरने वाला हूँ। तभी नमगोंग भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी सोमिन पीछे से कहती है, आप वहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज को सुन के नमगोंग तुरंत अपना अटैक रोक देता है और वो पीछे मुड़ के कहता है, तुम यहाँ कैसे आए हो? तभी जियोन कहता है, हम दोनों मेरे फादर को पहले ही देख चुके हैं, जो अभी लगभग थोड़ा नॉर्मल हालत में है, लेकिन हमारे पास एलिक्सिर नहीं है, इसलिए हम आपको ढूंढते हुए यहाँ चले आए। तभी नमगोंग को एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ उसे एक आदमी कहता है, नमगोंग अगर तुम पास्ट में रिग्रेस हुए तो किसी भी लोग को थोड़ी गलती के लिए मत मार देना, क्योंकि इससे तुम्हारा बहुत सारा दुश्मन बन सकता है। गेम के अंदर एक ह्यूमन को और एक ह्यूमन मार डाले, इस वर्ल्ड को हाई बीइंग्स ऐसे देखना चाहता है। तुम्हें उन सभी हाई बीइंग्स जिनको सब गॉड कहते हैं, इसके लिए तुम्हें गॉड के खिलाफ जाना पड़ेगा, लेकिन तुमने पहले से ही बहुत सारे गॉड को मार के रखा है। गॉड स्लेयर नमगोंग। प्रेजेंट में वो सोमिन को देखकर मन में कहता है, मैं किसी को अपने बेटी के सामने मार नहीं सकता। लगता है क्लार्क तुम ठीक थे। तभी सोमिन कहती है, वो लड़की कौन है डैड? नमगोंग उसे कहता है, वो एक चोर है जो मेरा डीमन हेड चुराने की कोशिश किया था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा लेसन सिखा दिया। जो सुन के सोमिन कहती है, इसे छोड़ के पहले हमें जियोन के फादर के पास जाना चाहिए। लेकिन जियोन नमगोंग का फेस देखकर सब कुछ समझ जाता है। फिर नमगोंग उस लड़की को कहता है, तुम अगली बार से ऐसी हरकत मत करना, फिर से मैंने तुम्हें ऐसा करते हुए देखा तो अगली बार ऐसा नहीं होगा। जो सुन के वो लड़की भी हाँ कह के मन में कहती है, उसके सिर्फ स्वॉर्ड फोर्स की वजह से मेरा पैर का एंकल टूट चुका है। तभी जियोन कहता है, ये मैटर खत्म हो चुका है, तो जल्दी हम मेरे फादर के पास चलते हैं। जो सुन के नमगोंग वहाँ से जाते हुए उस लड़की को कहता है, लड़की तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की अपना नाम चाय सोंग आह बताती है।
उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल के आईसीयू रूम के अंदर, जहां जियोन अपने फादर को देखकर कहता है आपको जल्दी मिस्टर नमगोंग ठीक कर देंगे। नमगोंग कहता है हेलो जियोन तैहो, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम नमगोंग है और बस थोड़ी देर के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बोल के वो एलिक्सियर उसे पिला देता है। टॉनिक इतना पावरफुल होता है जो जियोन तैहो के अंदर जाने के तुरंत बाद ही वो होश में आ जाता है। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है इंग्लैंड डिजास्टर रिस्पांस एंड कंट्रोल सेंटर में, जहां एक लड़की किसी को कहती है एलेक तुमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो यूट्यूब में देखा? एलेक खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है हाँ बिल्कुल देखा, वो वीडियो बिल्कुल फेक नहीं था, इसका मतलब 2 गॉड का अपोस्टल कोरिया में है। तभी एक मस्तंडा कहता है वो कांग हो जुन नाम के सोल्जर का स्किल कमाल का है। फिर वो लड़की कहती है तुमने देखा वो दोनों में से एक नॉर्मल हथियार का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए हमें नहीं पता उनके पास और क्या सीक्रेट हथियार हो सकता है। मुझे लगता है सिर्फ इन्फॉर्मेशन की वजह से उन दोनों के लिए कोरिया जाना ठीक नहीं होगा। और दूसरे बंदे का जो सोर्ड था वो एक ऐसा आइटम है जो हमारे कंट्री के किसी बिग शॉट के पास वे नहीं है। तभी आरिक कहता है तुमने कुछ गलत देख लिया होगा, वो वैसा कुछ नहीं था जो तुम सोच रही हो। उसी वक्त वो लड़की पीछे से कहती है लेकिन मैंने ध्यान से देखा था वो एक रेयर सोर्ड होगा। तभी आरिक एक सोर्ड को निकालते हुए कहता है तुम बोल रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि उन दोनों में से कोई सच में गॉड का अपोस्टल है, जिसका सबसे ज्यादा चांस है कैंग होजुन के बगल वाला सोर्ड्समैन। अगर सच में वो मेरी तरह एक अपोस्टल है तो इसका कोई शक नहीं कि उसके पास मेरी तरह एक स्पेशलाइज्ड सोर्ड है। फिर वो उन दोनों को कहता है अगर हमें उस बंदे से मिलना है तो हमें पहले कांग होजुन को ढूंढना पड़ेगा। तभी पीछे से वो लड़की कहती है लेकिन पूरी दुनिया का स्पॉटलाइट कोरिया के ऊपर है। अरिक शुरू से हमारा ये प्लान नहीं था। जो सुन के एलेक कहता है मुझे पता है, स्पॉटलाइट हमेशा एक से दूसरे के ऊपर जाता है और वो मैं हूँ जो पूरी दुनिया को सेव करेगा, इसलिए हमेशा स्पॉटलाइट मेरे ऊपर होना चाहिए। उसे देखकर वो लड़की कहती है फिर उन दोनों से मिलने के लिए तुम्हारे पास कोई प्लान है? और वो मस्तंडा भी कहता है इससे पहले कि वो किसी और अपोस्टल के टीम में चला जाए हमें उन दोनों को जल्दी अपनी टीम में रिक्रूट करना पड़ेगा। तभी वो लड़की कहती है अगर क्या हो वो दोनों हमारे टीम में ज्वाइन होने से रिफ्यूज कर दें। जो सुन के एलेक अपने सोर्ड को देखते हुए कहता है तो हमारे पास उन दोनों को मारने के अलावा और कुछ रास्ता नहीं रहेगा। इसके बाद सोमिन और नमगोंग अपने घर में वापस आता है। आके देखता है किसी मॉन्स्टर के अटैक के वजह से उसका पूरा घर बीच में से टूट चुका है, जिसे देखकर म्यून चिल्ला के कहता है हमने टाइम ऑफ डस्क को रोकने में इतना ध्यान लगा दिया जिससे हम भूल ही गए थे कि हमें वापस घर भी लौट के आना पड़ेगा। और बड़े भाई क्या आपको सच में लगता है ये किसी गॉब्लिन का काम है? जो सुन के नमगोंग याक्षा की तरफ देखकर कहता है नहीं, मुझे देखकर नहीं लगता ये किसी गॉब्लिन का काम है। याक्षा को देखकर लगता है इस घटिया सी याक्षा ने ही कुछ किया होगा। इसी बीच हमारे ओरिजिनल याक्षा का नाम ग्यूरियू है। वो किसी और याक्षा को ऐसा करने के लिए डांट रहा है। तभी सोमिन ग्यूरियू के साथ जो याक्षा आया है उसके ऊपर चढ़ जाता है, जो देखकर नमगोंग कहता है ग्यूरियू अपने रेस के किसी और को लेकर आया है। तभी म्यून कहता है लेकिन बड़े भाई आपका घर तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसे सुन के वो वहां से जाते हुए कहता है इससे मेरे प्लानिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे पता था आगे जाकर ऐसा कुछ जरूर होगा, इसीलिए मैंने पहले से ही एक अंडरग्राउंड रूम बना के रखा है, बोल के वो तीनों फॉरेस्ट के बीच आ जाता है। फिर म्यून आगे चलते हुए नमगोंग से पूछता है क्या बड़े भाई आपने इस रूम को अपोकलिप्स के टाइम छुपने के लिए प्रिपेयर किया था? और उन दोनों के पीछे सोमिन आते हुए मन में कहती है कब ये अंडरग्राउंड रूम आएगा? हम लगातार एक रात से बस चले ही जा रहे हैं। तभी नमगोंग म्यून के सवाल का जवाब देते हुए कहता है इसलिए नहीं, मैंने नॉर्थ कोरियन सोल्जर के अटैक को रोकने के लिए इस अंडरग्राउंड रूम को बनाया था। जो सुन के म्यून पीछे से कहता है मैंने जैसा सोचा था, आप हमेशा हर सिचुएशन के लिए तैयार रहते हो, बोल के वो तीनों नमगोंग के अंडरग्राउंड रूम के अंदर चला जाता है। अंदर आके सोमिन कहती है क्या इसके बाद हम यहाँ रहने वाले हैं? और म्यून कहता है यहाँ रहने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि इस अंडरग्राउंड रूम के अंदर खाना और सभी नेसेसरी आइटम मौजूद है। तभी नमगोंग जोर का दिया हुआ रेड क्रिस्टल को निकाल के कहता है अपोकलिप्स से पहले आर्किटेक्चर ने जो भी घर बनाया है वो इस न्यू एरा के पावर को झेल नहीं सकता, इसलिए जोर से दिया हुआ आइटम को यूज करके हमें इस बंकर को मजबूत करना होगा। इस रेड क्रिस्टल का नाम है गॉब्लिन स्ट्रॉन्ग होल्ड क्रिस्टल। इसके मदद से कोई केव क्रिएट कर सकता है और किसी केव को अपग्रेड भी कर सकता है। तभी नमगोंग उस क्रिस्टल को यूज कर लेता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है गॉब्लिन स्ट्रॉन्ग होल्ड क्रिस्टल एक्टिवेट हो चुका है। नोटिफिकेशन के बाद क्रिस्टल नमगोंग के उस केव को बिल्कुल किसी पुराने जमाने के अंडरग्राउंड गुफा बना देता है। तभी उस गुफा के छत से पत्थर भी निकल के आने लगते हैं। क्रिस्टल के इफेक्ट के वजह से जो केव बना है उसे देखकर सोमिन की सब एंजॉयमेंट हवा में उड़ जाती है। जो देखकर नमगोंग कहता है अभी देखने में तो बेकार लग रहा है, लेकिन इसको मैं बाद में डेवलप कर दूंगा जिससे ये गुफा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और वो मन में कहता है मैंने प्रीवियस लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था, लेकिन ये गुफा लगता है अभी लेवल 1 पर है। जिसे देखकर म्यूनफेक मुस्कुरा के कहता है बड़े भाई आपका चॉइस सच में बहुत बढ़िया है। सोमिन भी बेकार रिएक्शन देकर कहती है डैड क्या आप फिर से बाहर जाने वाले हो?
जो सुन के नमगोंग फोन चेक करते हुए कहता है शायद अभी तक कांग एलेक के साथ कांटेक्ट कर चुका होगा, इसलिए अपने प्लान को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी बीच एलेक और 2 प्लेन में सफर करते हुए कोरिया आ रहा होता है। तभी एलेक को एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जिसको पिक करके वो उसके साथ बात करने लगता है। और साइड से वो लड़की कहती है लगता है एलेक कांग होजुन के साथ बात कर रहा होगा। तभी फोन से कांग एलेक को कहता है गॉड के अपोस्टल का नजर तुम पर है, इसलिए ध्यान से बात करना। जो सुन के एलेक जोर से चिल्ला के कहता है तुम क्या बात कर रहे हो। इतना बोल के वो शांत होकर मन में कहता है मेरे कॉन्ट्रैक्टर हाई बीइंग्स के मुताबिक जो कोई हमें बहुत दूर से देख सकता है उसके पास जरूर फोरसाइट का एबिलिटी होगा। इस एबिलिटी को कोई ज्यादा मास्टर कर लेता है तो वो इंसान किसी का फ्यूचर देख सकता है। ये एक ओवर पावर एबिलिटी है, लेकिन शायद वो इंसान इस एबिलिटी को ठीक से कंट्रोल कर नहीं सकता। अगर कैंग होजुन का बात सही है तो उस अपोस्टल को पता चल चुका है कि मैं कोरिया आ रहा हूँ। इतना सोच के वो उस लड़की को कहता है जोहाना, हम पहले कैंग होजुन से मिलने के लिए जिस टाइम को तय किया था उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आने वाले फ्यूचर को चेंज करना होगा। ऐसे लगता है इसका प्लान सही चल रहा है, लेकिन इसको कौन बताएगा कि नमगोंग इसके लिए कोरिया में फील्डिंग सेट करके रखा है। इसके बाद हम नमगोंग को देखते हैं, जहाँ पता चलता है एलेक्स से अभी जो बात कर रहा था वो कोई और नहीं नमगोंग था। नमगोंग उसे बात करने के बाद कहता है एलेक, तुम अपने ब्रेन का पूरा इस्तेमाल करके इससे बचने के लिए बहुत सारे आइडिया निकालो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम पहले से ही मेरे प्लान के मुताबिक काम कर रहे हो। तभी म्यून उस अंडरग्राउंड केव से बाहर आकर कहता है बड़े भाई, आप किससे बात कर रहे थे? क्या आप एलेक के मीटिंग के लिए लोकेशन फिक्स कर रहे थे? जो सुन के नमगोंग उसे कहता है नहीं, मैंने सिर्फ उसे कहा गॉब ऑफ फॉग का अपोस्टल निनागवा एरिका उसे देख रहा है। फिर म्यून कहता है क्या सच में आप एरिका से पहले से कांटेक्ट में हो? जिसे सुन के नमगोंग उसकी तरफ देखकर कहता है इस लाइफ में मेरे और एरिका के बीच कोई भी कांटेक्ट नहीं है, लेकिन एलेक को यकीन दिलाना जरूरी था कि एरिका कोरिया में मौजूद है। एलेक एक डरपोक और अंधविश्वासी लोग हैं, उसका मैं इस वीकनेस का इस्तेमाल करके उसे यहाँ लाने वाला हूँ, और उसके साथ मेरा प्लान एरिका को भी कोरिया में लाना है। जब वो हमारे बनाया हुआ फ्यूचर देख लेगी तब वो कोरिया आने के लिए तरस जाएगी। मेरा प्लान आगे बिल्कुल सही चल रहा है। इसके बाद म्यून, तुम प्लान के मुताबिक अपने पोजीशन में चले जाना। जिसे सुन के म्यून कहता है अगर वो 3 अपोस्टल एक साथ हमारे ऊपर अटैक करे तो क्या होगा? नमगोंग कहता है जिससे हमारे प्लान में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे प्लान के मुताबिक वो लोग ही हमारे कोरिया को प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, इंग्लैंड के बंदे के ऊपर आता है, जहाँ जोहाना कहती है एलेक, मीटिंग से पहले हम इतने टाइम क्या करेंगे? एलेक कहता है कोरिया में हर 63 स्क्वायर तक देखते रहो, बिल्कुल लापरवाह एक्ट मत करना। तभी उसके साथ आया हुआ हैंसन कहता है मुझे बहुत भूख लगा है, पेट भरा रहेगा तो जवाब अपने आप मिल जाएगा, इसलिए पहले हमें कुछ खा लेना चाहिए। जो सुन के जोहाना उसे कहती है हैंसन, तुमने ये कहावत कहाँ से सीखा है? हैंसन कहता है मैं पहले कोरिया में रहता था, कभी कभी ये कहावत कोरियन कहता है। तभी एलेक कहता है हमारे साथ उन लोगों के बीच फाइट होने का चांस बहुत ज्यादा है, इसलिए कुछ खा लेना चाहिए। चलो किसी अच्छी रेस्टोरेंट देखकर वहाँ खा लेते हैं। जो सुन के हैंसन हैरान होकर कहता है जब तुम दूसरे किसी कंट्री में जाओ तब तुम्हें उस देश का खाना और कल्चर को देखना चाहिए, बोल के खुद ही टैक्सी पकड़ के उन दोनों से कहता है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे फॉलो करो। उसे देखकर जोहाना भी कहती है हैंसन, हमारे पास ये सब करने के लिए टाइम नहीं है, अभी से मिशन के ऊपर फोकस करो। इस जैसे छोटे कंट्री में कैसा खाना हो सकता है, और ये कंट्री लगातार 2 बार हेल गेट का सामना कर चुका है, अभी यहाँ देखने के लिए बचा ही क्या होगा? लेकिन हैंसन उसके बाद कोई इग्नोर करके कहता है ये रहा वो शॉप जो 40 साल पुराना है। इसके बाद शॉप के अंदर जोहाना को भूखे कुत्तों की तरह खाते हुए देखकर एलेक कहता है जोहाना, तुम जरा धीरे धीरे खाओ, खाना कहीं भाग कर नहीं चला जाएगा। और उससे हैंसन भी कहता है मुझे पता था तुम्हें ये डिश बहुत ज्यादा पसंद आएगा। उस खाने को एलेक देखकर कहता है क्या ये किमची है? ये तो सबसे बुरा आइटम है। जो सुन के साइड से जोहाना चमकती हुई आंखों से उसे देखते हुए कहती है तुम ये ऐसा कैसे कह सकते हो? कोरिया में हर दिन लोग किमची खाते हैं, बोल के वो उसे जबरदस्ती खिलाते हुए कहती है तुम मेरा वाला किमची ट्राई करो। उसे देखकर हैंसन कहता है लगता है जोहाना तुम्हें कोरियन फूड बहुत पसंद आ गया है, तो क्या कहते हो हमें और भी बहुत सारी जगहों में जाना चाहिए, अभी भी कैंग होजुन से मिलने के लिए बहुत ज्यादा वक्त पड़ा हुआ है। जो सुन के जोहाना कहती है ठीक है, लेकिन रास्ता तुम दिखाओगे। उसके बाद वो शॉपिंग मॉल जाकर कोरियन ड्रेस खरीदता है, फिर दबा के खाता है। उतने में शाम का टाइम भी हो जाता है और वो बाकी दोनों को कहती है मैंने नहीं सोचा था कोरिया इतना अमेजिंग निकलेगा, मुझे लगा था फास्ट हेल गेट ओपन होने के बाद ये कंट्री बहुत मुश्किल से सरवाइव कर पा रहा है। ये फीलिंग एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसी वक्त एलेक कहता है लगता है वो हार्श जोहाना आज सॉफ्ट हो चुका है, क्या तुम्हें ये कंट्री इतना ज्यादा पसंद आ गया है? जो सुन के वो तेजी से चलते हुए कहता है समय लगभग हो चुका है, हमें जल्दी मीटिंग लोकेशन पर जाना चाहिए। इसी बीच हम एक लड़की को देखते हैं जो बाहर देखते हुए कहती है एक रिग्रेसर ने मेरे कॉन्ट्रैक्टर हाई बीइंग द पाथफाइंडर ऑफ द फॉग का नाम लिया है, बोल के वो पीछे मुड़ के कहती है क्या तुम वही नहीं हो नमगोंग? और तभी
नमगोंग भी उसे सीरियस तरीके से देखने लगता है। इसी बीच दूसरी तरफ इलेक एक बिल्डिंग से बाहर देखते हुए कहता है, इतनी ऊंचाई पर म्यून घून हमारे खिलाफ कोई भी चाल नहीं चल पाएगा। तभी उसके ब्लूटूथ से जोहाना कहती है, तुम वहाँ पहुंच चुके हो तो मैं फोन रख देती हूँ, क्योंकि वो किसी भी वक्त वहाँ आ सकता है, बोल के फोन रख देती है। कुछ समय बाद उसको कोई आके कहता है, मिस्टर इलेक, क्या वो तुम हो? वो कोई नहीं, कांग होता है। वो फिर कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम कांग होजुन है। जो सुन के इलेक उसके तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, वीडियो कॉल के मुकाबले में आप उम्र में बहुत बड़े लगते हैं। टाइम चेंज करने के बाद भी आप यहाँ आए हो, इसके लिए आपका शुक्रिया। लेकिन कांग उसे शुक्रिया की जरूरत नहीं बोल के उसे इग्नोर करके आगे चला जाता है, जिससे हैरान होकर इलेक मन में कहता है, क्या उसे पता नहीं है कि मैं इलेक हूँ? शायद उसे पता है मैं कौन हूँ और मेरे पास मून विजन स्किल है। इस स्किल की मदद से मैं जान सकता हूँ मेरे ओपोनेंट का पावर लेवल कितना है। अगर वो मेरे मून विजन स्किल के बारे में जानता है तो वो मेरे बाकी स्किल्स के बारे में भी जानता होगा। शायद इन लोगों को पता है मैं सनाई स्किल का इस्तेमाल करके जोहाना और हैंसन को ढूंढा हूँ। इसको लगता है एरिका जो फ्यूचर देख सकती है वो कांग के साथ मिला हुआ है। इसको नहीं पता इसे शुरू से ही बेवकूफ बनाया गया है। वो फिर से मन में कहता है, अगर उसे जोहाना और हैंसन के बारे में पता है तो म्यून भी यही आसपास कहीं छुपा होगा। हाउएवर, ये सब बस एक मेरा अनुमान है। इतना सोच के वो कांग को कहता है, मैं ये देखकर हैरान हुआ कि कोरिया दो हेल गेट का सामना करने के बाद भी अभी भी सही सलामत है। हालांकि इंग्लैंड इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए बहुत नुकसान का सामना किया है। कोरिया को बचाने के लिए लोगों को सबसे ज्यादा तुम दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तभी कांग कहता है, सुन के अच्छा लगा तुम हमारे बारे में ऐसा सोचते हो, लेकिन सिंचॉन के मैजिक बीस्ट को हम दोनों ने अकेले क्लियर नहीं किया था। उसमें पुलिस और आर्मी ने भी हमारा साथ दिया था। जो सुन के इलेक कहता है, तुम्हें मेरे साथ इतना हम्बल होकर बात करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ तुम्हारे जैसा स्किलफुल बंदे से बातचीत करने के लिए आया हूँ। जो सुन के कांग उसे एलिवेटर की तरफ दिखाकर कहता है, ऐसा है तो तुम्हें मैं सजेस्ट करूंगा उस बंदे से बात करने के लिए, क्योंकि उसने ही मुझे वह हथियार दिया था। उसी वक्त लिफ्ट ओपन होता है और उसके अंदर से म्यून बाहर आता है, जिसे देखकर इलेक मुस्कुराते हुए अपने आप को म्यून के सामने इंट्रोड्यूस करता है और कहता है, कांग ने बिल्कुल ठीक कहा था, हमेशा लीडर को ही लीडर से बात करना चाहिए। जो सुन के म्यून उसे बत्ती दिखा के कहता है, जैसा लगा था तुम हमेशा बड़ी बड़ी बात करते हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारे पास वो आंखें हैं जिससे तुम मीटिंग के लिए एक बेस्ट लोकेशन ढूंढ पाए हो। जो सुन के इलेक बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और वो मन में कहता है, इसे पता है जोहाना और हैंसन यहाँ छुपा हुआ है और उसने मेरे पावर के बारे में भी थोड़ा सा हिंट दिया है। फिर म्यून कहता है, एक ऐसा अपोस्टल है जो ह्यूमैनिटी को बचाने के बजाय उसको तबाह करने में लगा पड़ा है। तुम उसके बारे में बड़ी आसानी से जानते हो। जिससे वो हंसते हुए कहता है, हा, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं ऐसे किसी को नहीं जानता। तभी म्यून कहता है, तुम जो सभी के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन तुम्हारा इरादा है दुनिया को कॉन्कर करना, एक ऐसा पावरफुल ग्रुप बनाकर जिसके मदद से तुम हर एक कंट्री को कंट्रोल कर सको। क्या मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ? म्यून की बात सुन के इलेक अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है, तुमने पहले से ही मेरा इंटेंशन देख लिया? म्यून उसे कहता है, मैं देखने के अलावा और क्या कर सकता हूँ? उसी वक्त इलेक अपना सोर्ड निकाल के म्यून के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको कांग समय रहते देख लेता है और खुद के साथ म्यून को भी उस अटैक से बचा लेता है। और इलेक दोबारा अटैक के लिए रेडी होते हुए कहता है, इसलिए किसी के फ्यूचर देखने की पावर बहुत ज्यादा पेन लेकर आता है। मैं सच में नहीं चाहता था कि तुम बाकी 7 अपोस्टल में से फ्यूचर देखने वाला अपोस्टल निकलो। फिर वो म्यून के पास आते हुए कहता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा अगर तुम मेरे गोल को पूरा होने तक मेरा साथ दो, नहीं तो चोई म्यून घून, तुम आज यहाँ मरने वाले हो। इसी बीच दूसरी तरफ नामगोंग एरिका को कहता है, बहुत टाइम हो चुका है तुम्हें देखे हुए निनागावा एरिका। फिर एरिका उसे कहती है, तुम्हें भी देखे हुए बहुत टाइम गुजर गया है, ऐसा लगता है तुम मुझे पास्ट लाइफ में जानते थे। जो सुन के नामगोंग उससे काम का बात करते हुए कहता है, मेरे प्लान फ्यूचर में कैसा चलेगा वो मुझे बताओ, और मुझे इलेक और म्यून के मीटिंग के बारे में भी बताओ। अगर इलेक को पता चल गया म्यून द फॉग का कोई अपोस्टल नहीं है तो मेरा प्लान खराब हो सकता है। ऐसा हुआ तो वो तुम्हारे पास जरूर आएगा। इसमें तुम्हारे पास मुझसे अलायंस बनाने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है, क्योंकि मैं एक रिग्रेसर हूँ, इसीलिए मुझे फ्यूचर के बारे में सब कुछ पहले से ही पता है। ये सोच के तुम कोरिया आए हो, क्या मैंने ठीक कहा? एरिका भी उसके बात के ऊपर अग्री करती है। जो सुन के नामगोंग उसे कहता है, अगर तुम थोड़ा सा भी दिमाग से बेहतर हो तो तुम मेरे साथ मिलकर मेरे रूल्स के मुताबिक काम करो और मेरे साथ मिलने से पहले अपने प्राइड को दूर कहीं रख के आना। तुम ऐसा करोगे तो हम पार्टनर बन सकते हैं। जो सुन के एरिका कहती है, बिल्कुल। हालांकि मैं तुम्हारी तरह फ्यूचर को याद नहीं रख सकती, लेकिन फ्यूचर का एक झलक देख सकता हूँ। जिसे सुन के नामगोंग तुरंत उसको इलेक का बात सुनाता है, जहाँ इलेक म्यून को कहा था वो कुछ दिन पहले प्लान बनाया था फॉग के अपोस्टल को मारने का। तभी फोन से म्यून बोलता है, क्या तुमने वो सुना एरिका? हमने जैसा सोचा था इलेक पहले से तुम्हें मारने का प्लान बना रहा था।
उसे ऐसे बात करता हुआ देखकर एलेक बिल्कुल हैरान हो जाता है, लेकिन तभी उसके ऊपर पीछे से कोई स्नीक अटैक करता है, जिसको एलेक बड़ी मुश्किल से ब्लॉक करके मन में कहता है, अभी ये बंदा कहाँ से आ गया। फिर वो आदमी एलेक को गुस्से में कहता है, तुम्हें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, तुम बस ये जान लो, एरिका के दुश्मन को इस दुनिया में जीना नहीं चाहिए। भाई एरिका का पूरा कट्टर फैन है। फिर एलेक उस आदमी के टी शर्ट के ऊपर एरिका का फोटो के साथ नाम देखकर चिल्ला के म्यून को कहता है, तुम मुझे